हेलो बच्चों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए किंगडम के साथ क्लास 11th की। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किंगडम एनिमेलिया यानी जंतु जगत। क्या आप जंतु जगत यानी एनिमल समझते हैं? जंतु क्या है, जंतु किसे कहते हैं? जिस तरह से हम लोग इससे पहले प्लांट को डिफाइन करके पूरा किंगडम प्लांटी को अच्छे से पढ़ करके, क्योंकि प्लांटी का पूरा वीडियो अगर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी दिन बाद आज रक्षाबंधन के दिन ये नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया को लेकर के। और आप सभी स्टूडेंट जो 11th में या नीट की तैयारी कर रहे हों, खासकर टीजीटी पीजीटी वाले भी, सभी भावक अध्यापक भी इसको देख सकते हैं। और आइए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि किंगडम एनिमेलिया यानी जंतु जगत, जंतुओं का जगत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे सबसे पहले कि एनिमल्स कहते किसे हैं, जंतु होते क्या हैं, उनको कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको एनिमल्स की डिफिनीशन नहीं पता, एनिमल्स को डिफाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एनिमल्स। अगर बात एनिमल्स की आती है तो जंतु किसे कहते हैं, तो आप ये देखें एनिमल्स में फर्स्ट आप लिखेंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलेंगे, एनिमल्स बोलेंगे। यानी ऐसे जंतु जो बहुकोशिकीय हों, सुकेंद्रकीय हों, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हों और उनके पास स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता हो, केंद्रक पाया जाता है, और वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव अर्थात प्लांट पर डिपेंड्स होते हैं या परपोषी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग जंतु कहते हैं। यानी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक परपोषी जीव को जंतु कहते हैं। आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी कि एनिमल्स किसे कहते हैं। नाउ वी डिफाइन किंगडम एनिमेलिया। अब हम किंगडम एनिमेलिया को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और उसमें उसका क्लासिफिकेशन कैसे वर्गीकृत किया गया है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो किंगडम एनिमेलिया है, इसके दो सब किंगडम हैं। ठीक है, दो सब किंगडम मतलब इसके दो उपजगत हैं। तो वो दो उपजगत कौन कौन से हैं? पहले की बात करेंगे सब किंगडम पैराजोआ और दूसरे की बात करेंगे सब किंगडम मेटाजोआ, या हम कह सकते हैं सॉरी यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ। ठीक है, यानी कि सीधा मतलब है किंगडम एनिमेलिया को आप जो है मेटाजोआ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एनिमेलिया है, ये एनिमेलिया क्या है, किंगडम है, जगत है। तो इस जगत को, किंगडम एनिमेलिया को, जंतु जगत को दो उपजगत में बांटा गया। उसका बेस क्या था? पहला उपजगत है पैराजोआ, दूसरा उपजगत है आपका यूमेटाजोआ। अर्थात देखिए जो पैराजोआ है इसका क्या सेंस है, इसका ये मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको ये बात समझ आ रही होगी, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर यानी कि जो जंतु हैं, जंतु जो है वो बहुकोशिकीय यानी कि मोर देन 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल से स्टार्ट हुए हैं। तो अर्थात मल्टी सेलुलर है, लेकिन सबसे
प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को यानी एनिमल्स को सब किंगडम पैराजोआ में रखा गया। इसमें आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, एग्जाम्पल में आपका जो फाइलम है वो है आपका पोरीफेरा, जो सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा किंगडम एनिमेलिया का लोअर ग्रेड बिल्कुल निम्न कोटि का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है ये। शुरुआत में इसको कुछ लोग प्लांट भी समझा जाता था, इसको समझते थे, लेकिन फिलहाल एनिमल्स में यानी प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स को क्या कहा गया, पैराजोआ। तो पैराजोआ में एक फाइलम है आपके पास पोरीफेरा। बाकी यूमेटाजोआ मीन्स क्या होता है, यूमेटा यानी कि यूमेटा का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड, ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड कह सकते हैं। यू का मतलब वेल, मेटाजोअल मीन्स क्या होता है, यूकैरियोट्स ऐसा कह सकते हैं, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस और सेल जो है पूर्णतया विकसित है, तो उन्हें क्या बोला गया है, यूमेटाजोअन्स। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें फाइलम के रूप में कौन कौन से आएंगे इसमें, तो इसके अंदर सीलेंट्रेटा आएगा, सीलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा आएगा। देन बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ की, प्लेटीहेल्मिन्थ, और आप लोग इसको कंटिन्यू लर्न रखेंगे ज्यादा बेटर होगा, याद रखेंगे कंटिन्यू, लगातार एक प्रकार से सीक्वेंस से आपको सारी बातें समझ आएगी। आप सभी फाइलम को सीक्वेंस से याद रखेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन हम निमेटोडा की बात करें या इसी का दूसरा नाम है एस्के हेल्मेंथ, एस्के हेल्मेंथ। देन आपके पास एनिलिडा आएगा और देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की चर्चा करें। उसके बाद आपके पास मोलस्का है, मोलस्का। देन हम कह सकते हैं आपका इकाइनोडर्मेटा आएगा। देन आपके पास हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा मिलेगा, और लास्ट में आपका कॉर्डेटा आएगा। बात पच रही है, समझ रही हो बिल्कुल। ये जितनी चीजें हैं यानी कि अब ये जितने भी हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी 10 फाइलम आपको सब किंगडम यूमेटाजोआ में दिया गया है। अर्थात ये हायर ग्रेड के एनिमल कह सकते हैं इनको, एक प्रकार से हायर ग्रेड का मतलब है कि इनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। जबकि आपके पास जो पैराजोआ है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मींस सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका जनरल क्लासिफिकेशन हुआ, इसको आप कंटिन्यू याद रखेंगे। अब इसी में हम आपको लगातार हायर नॉन कार्डेट और लोअर नॉन कार्डेट इसको समझने का प्रयास करेंगे पूरा क्या होता है, क्योंकि क्लासिफाइड करना है तो हम हर एक क्लासिफिकेशन को अच्छे से आज समझ सकेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लें। देन दूसरी बात आएगी क्लासिफिकेशन में, यानी जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या कैसे है इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स की, ठीक है। जो एनिमेलिया है अगर इनको कहा जाए कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, तो एक तरफ अगर हम लिखें नॉन कार्डेट, ठीक है, नॉन कार्डेट्स, और दूसरी तरफ लिखते हैं कार्डेट्स, मीन्स आपको यानी कि नॉन कार्डेटा यानी कि इसको हम कह सकते हैं अब्सेंस ऑफ क्या, नोटोकॉर्ड, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, नॉर्मली हम कह सकते हैं बैकबोन, ठीक है ना। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या हो, बैकबोन्स एब्सेंट हो, रीढ़ की हड्डी जो हम लोगों में पीछे पाई है ना, रीढ़ की हड्डी यहां तक, तो इसी को बोलते हैं बैकबोन। अगर ये बैकबोन एब्सेंट है
तो आप नॉर्मली बोलते हैं कि वो नॉन कार्डेटा है। अगर इफ आप ये बोलेंगे कि बैकबोन प्रेजेंट हो यानी उपस्थित है, रीढ़ की हड्डी पाई गई, तो आप उन जीवों को क्या बोलेंगे? कार्डेट्स बोलेंगे। तो कार्डेट्स में अपने आप में ही एक फाइलम है कार्डेटा, ठीक है। अब नॉन कार्डेट को हम लोग दो रूप में बांटेंगे। नॉन कार्डेटा हमारा दो पार्ट में आता है। एक को कह सकते हैं लोअर नॉन कार्डेट, और दूसरे को बोल सकते हैं हायर नॉन कार्डेट्स, ठीक है ना। यानी कि जो आपके लोअर ग्रेड के मतलब छोटे या कम विकसित आकशेरुकी प्राणी और जो विकसित आकशेरुकी प्राणी हैं यानी कि नॉन कार्डेट में, इसमें कौन कौन से फाइलम आपको मिलेंगे? फाइलम आपको लोअर नॉन कार्डेट में, पहले आप जान लीजिए हायर नॉन कार्डेट क्या होगा। आप याद रखेंगे फाइलम एनिलिडा टू इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। मतलब एनिलिडा से इकाइनोडर्मेटा तक के जो आपके फाइलम हैं, यानी कौन कौन सा आएगा इसके बीच में? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, यानी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा क्या है? हायर ग्रेड नॉन कार्डेट्स। जबकि पोरीफेरा और कौन होगा भाई? सीलेंट्रेटा। और इससे एक फाइलम और वर्जिनेट हुआ जिसका नाम क्या है भाई? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ एंड देन क्या होगा? एस्केहेल्मिन्थ। ये सब आपके क्या है भाई? लोअर नॉन कार्डेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन हुआ किसका? किंगडम एनिमेलिया का। अब आपको एक लास्ट टाइप में थोड़ा सा जो आपको बिल्कुल सीरियल से, क्रम से आपको सभी फाइलम्स लर्न करने हैं। वो कैसे होगा? अभी आपको काफी अच्छी चीजें, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारी बातें आपको, क्लासिफिकेशन का बेस आपको जरूर समझ में आएगा। अभी आगे चलते हैं कि वो क्या आधार था, किस तरह से इनको बांटा गया, वो बेस क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। आइए इनको आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि क्या, कैसे, लोअर, हायर, क्यों, कहाँ, कितने, कौन से फाइलम हैं, सब आपको कंफर्म हो रहे होंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात ये करनी है हमें कि जो फाइलम हैं यानी कि जो क्लासिफिकेशन है वो एक प्रकार से इवोल्यूशनरी है। मतलब इसका क्या हुआ? इवोल्यूशन यानी विकास के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो अब आपको याद क्या रखना है फाइलम को कैसे? सबसे पहले आप किसको याद रखेंगे? फाइलम पोरीफेरा। दूसरे पर किसको याद रखेंगे भाई? सीलेंट्रेटा। तीसरे पर किसको? अब इसी से सीलेंट्रेटा का कुछ थोड़ा सा करेक्टर उसका चेंज हुआ था, उस करेक्टर के जैसे बायोल्यूमिनेसेंस एक बहुत अच्छा करेक्टर है टीनोफोरा का। तो बायोल्यूमिनेसेंस यानी जीव संदीप्त, जो चमकदार होता है, पारदर्शी होता है, एक फाइलम ओरिजिनेट हुआ है जिसका नाम है टीनोफोरा। उसके बाद आपके सामने आएगा प्लेटीहेल्मिन्थ। अगला फाइलम है निमेटोडा, या आप उसको निमेटोडा का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं भाई? एस्केहेल्मिन्थ। और उसके बाद छठवां आप किसके बोल सकते हैं? एनिलिडा। एनिलिडा में एक ऐसा प्राणी आता है जो किसी फार्मर मतलब किसान का मित्र हो तो कहा जाता है उसको। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कौन है वो? आप इसको कमेंट में जरूर करिएगा। एनिलिडा का प्राणी है वो जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं। देन आपके पास अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा के बाद आप किसको याद रखेंगे भाई? मोलस्का को, मोलस्का। देन आप किसको याद रखेंगे? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा को। देन आप किसको याद रखेंगे भाई? हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, अर्ध कार्डेट जिसको बोलते हैं, लास्ट में आपको कार्डेटा याद रखना है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब 11 का मतलब क्यों 11 क्यों हुआ? क्योंकि भाई एक फाइलम यही जो आपका है टीनोफोरा, ये वर्जिनेट कर दिया, इसको अलग कर दिया गया था सिलेंट्रेटा से, ठीक है, जिसमें सी वालनट वगैरह आते हैं ना, समुद्री अखरोट। तो ये आप एक सीक्वेंस से, एक क्रम से जब याद रखेंगे तो आपको जब इसका बेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है इसका, उस समय आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएगी। कौन से फाइलम किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, किस जर्म लेयर के हैं, ठीक है ना, कैसा सीलोम होगा उनका, सारी बातें, सेगमेंटेशन है कि नहीं है, नोटोकार्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सारी बात कंफर्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इनका आधार क्या है, बेस क्या है क्लासिफिकेशन का। तो ये हम सीक्वेंस आपको दे रहे हैं, किस तरह से इनका बंटवारा किया गया है। तो हम ये हेडिंग डाल सकते हैं कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, क्या डालेंगे आप लोग? बेस, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया मीन्स जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार क्या है, किस बेस पर इतने फाइलम आपके 10-11 जो फाइलम बन गए वो किस बेस पर हुए। तो पहला आप देखेंगे, आपको नॉर्मली 4-5, पहला आप देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आप देखना चाहेंगे जर्म लेयर, यानी कि जनन परत के आधार पर। तीसरा आप देखना चाहेंगे सीलोम। चौथा आप क्या चाहेंगे? चौथा जो है आप सेगमेंटेशन देख लें, सेगमेंटेशन। और पांचवा आप देख सकते हैं नोटोकार्ड को लेकर के, नोटोकार्ड, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आपकी क्लासिफिकेशन जो है जीवों का, वो इतने बेस पर नॉर्मली आपको ये समझ आनी चाहिए। तो अब हम एक एक को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहली टॉपिक हमारी होगी शरीर संगठन के आधार पर किंगडम एनिमेलिया का वर्गीकरण, ठीक है। सभी बच्चे आराम से कंटिन्यू इसको देखेंगे, लगातार वीडियो में बने रहेंगे तो सारी बातें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो पहली टॉपिक हमारी क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शरीर संगठन। तो ये जो शरीर संगठन है, शरीर की बनावट, तो फर्स्ट अगर हम समझना चाहें, जैसे आप लोग, हम ये कहते हैं भाई सेल आद्य पृथ्वी पर, क्लास 12 का जो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वहां पर, तो पृथ्वी पर हम कहते हैं कि केमिकली सेल का वर्जन हुआ, मतलब रसायन से ही। रसायन का मतलब है तत्वों से मिलकर के, परमाणुओं से मिलकर के, छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गए और उससे कुछ सेल्स बन गई। तो डायरेक्ट उस सेल से ही यहाँ पर एक सीक्वेंस है इसका लर्न करने का आपको। फर्स्ट क्या आएगा? सेल। सेल से क्या बन जाता है भाई? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बन जाएगा? आर्गन। और आर्गन से क्या बनेगा? आर्गन सिस्टम,
ठीक है ना, आर्गन सिस्टम। और ये आर्गन सिस्टम एक हम कहते हैं कि कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर देता है या यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये एक सीक्वेंस है लर्न करने का। अब इसी पर यानी सेल, टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम और बॉडी तो नॉर्मल सबकी बन जाएगी, शरीर सबका निर्माण हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है हमें इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। शरीर संगठन मतलब किस स्तर का है। जैसे अगर एक समझने की बात करें हम लोग, अगर अल्फाबेट ए बी सी डी है, ऐसे इनको मिला, ये क्या है भाई, आपकी सेल, हम इसको कहते हैं सेल कह सकते हैं या इनको एलिमेंट कह दें। तो इनसे मिलकर के क्या बन जाता है भाई, वर्ड बन जाते हैं, शब्द बनते हैं। और जब शब्द कई सारे मिल जाते हैं तो आप क्या बना देते हो, सेंटेंस बना देते हो। और जब कई सारे सेंटेंस मिलते हैं एक हम कहते हैं पैसेज या पैराग्राफ का निर्माण कर लेते हो, ठीक है ना, पैसेज। तो ये चीजें इसी बेस पर आपका ये जो है, आप इसको समझ पा रहे हैं भाई। अल्फाबेट से यानी ए बी सी मतलब इन अक्षरों से मिला करके आप शब्द का निर्माण कर लेते हैं और शब्दों के समूह से आप सेंटेंस बना लेते हैं। और कई सेंटेंस जब एक ग्रुप में बन जाते हैं वो एक पैसेज का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से सेल, टिश्यू और आर्गन सिस्टम मतलब कोशिका स्तर का, ऊतक स्तर का, अंग स्तर का और अंग तंत्र स्तर से मिलकर के एक सभी जीवों का एक शरीर बन जाता है। उसी के बारे में चर्चा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर पहला हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम लोग। तो सेल यानी कोशिकीय स्तर पर एक फाइलम है आपके पास, ठीक है, एक फाइलम, उसको हम कह सकते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो फाइलम है वो किस लेवल का है, सेल लेवल का, अर्थात सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम का है भाई, पोरीफेरा का है। टिश्यू लेवल पे आपके पास दो आ जाएंगे, सीलेंट्रेटा आ जाएगा और एक कौन आ जाएगा भाई, टीनोफोरा आ जाएगा, ठीक है। ये टीनोफोरा मतलब दो लोग टिश्यू लेवल पे। और आर्गन लेवल पे कौन आएगा भाई, प्लेटीहेल्मिन्थेस। यहां पर आर्गन अंग स्तर का प्लेटीहेल्मिन्थ आप इसको लर्न करेंगे। और बाकी जितने हैं यानी एस्के हेल्मिन्थेस, निमेटोड से लेकर के कार्डेट तक जितने भी प्राणी हैं, जितने भी हैं वो सब किस आर्गन, वो सब कैसे हैं, आर्गन सिस्टम। मतलब निमेटोड्स यानी एस्के हेल्मिन्थेस, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा जो है ये आपके किस स्तर के हैं, अंग तंत्र स्तर के होते हैं, ठीक है। आपको ये बिल्कुल याद रखना है। जैसे यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं कि अंगों का निर्माण किस संघ के जीवों से हुआ था, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से। अंग तंत्र का निर्माण किस संघ से शुरू हो गया था, निमेटोडा से, ठीक है। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस संघ के जीवों में मिलता है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो इस तरह से आपको लर्न रखना है। तो हमारी जो पहली टॉपिक है आपको आई होप समझ आ रहा होगा सब कुछ अच्छे से। तो अच्छे से समझ आ रहा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दूसरी टॉपिक हमारे पास आती है जर्म लेयर यानी कि जनन परत। तो जनन परत का फॉर्मेशन, ये चीज क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में देख लेते हैं। जर्म लेयर, ठीक है। तो अब देखिए जर्म लेयर का तो हम निर्माण कर लें आज, वो भी कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जर्म लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है जर्म लेयर का यानी जनन परत का। तो ये उसे बात तो क्लास 12 की है, रिप्रोडक्शन चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की, बट थोड़ा सा। तो जर्म लेयर, जनन परत, तो सभी बच्चे
अगर किंगडम प्लांटी पढ़ चुके हैं, समझ चुके होंगे वहाँ पर, तो आपको पता है कि जब युग्मकों का संलयन होता है एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसका नाम क्या होता है? जायगोट, युग्मनज। ठीक है, अब वो उस युग्मनज में ऐसा क्या होता है, उससे कई सारी परतें बन जाती हैं और वो सारी कई परत मतलब 2 या 3 परत की हो जाती हैं, तो उनसे पूरे शरीर के अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी कि जायगोट की ऐसी परत, ऐसी 2 या 3 परत जिनसे शरीर के सभी अंगों का निर्माण हो जाता है, उसी को जनन परत या जर्म लेयर कहते हैं। तो ये चीज कैसे, कहां पर बनती है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने निषेचन के दौरान एक द्विगुणित कोशिका बनाए हो, उस द्विगुणित कोशिका का नाम क्या है? उस द्विगुणित कोशिका का नाम है जायगोट। क्या नाम है भाई? जायगोट यानी युग्मनज। इसमें एक स्पर्म और एक ओवम मिल करके, यन और यन मिल करके एक जायगोट बन गया। आप लोग जान चुके हो क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, इतना समझदार हैं। अब इन जायगोट में, इस जायगोट में क्या हुआ, बार बार क्या हुआ भाई, इस जायगोट में बार बार क्या हुआ होगा, बार बार माइटोसिस हुआ होगा, यानी समसूत्री विभाजन हुआ होगा। उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के दौरान क्या बनता है, इस जायगोट में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और ये टुकड़े को क्या कहते हैं, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे जरूर। इसको क्या बोलते हैं भाई? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो इस अवस्था को यहां पर हम क्या बोलेंगे? मारुला। ठीक है ना, मारुला अवस्था बोलते हैं। तो मारुला के बाद ये जितने ब्लास्टोमियर हैं, जितने भी ये ब्लास्टोमियर हैं, छोटे छोटे सेगमेंट जो समसूत्री विभाजन के दौरान बने थे, क्लीवेज विदलन के दौरान, उसमें क्या हो गया, ये सब कहां लग गए? किनारे किनारे पर लग गए इस तरह से। और बीच में क्या हो गई? खाली हो गई, ये कैविटी खाली हो गई। ठीक है, जब कैविटी खाली हो गई यहां पर, तो ये चीज ब्लास्टोमियर क्या हो गए, सब किनारे लग गए। तो बीच में ये क्या हो गया, जो खाली लिक्विड लाइक मटेरियल जिलेटिनस भरा हुआ है, ये क्या हो गया? ब्लास्टोसील बोले। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लास्टुला बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लास्टुला, ये जो लेयर है आपकी ब्लास्टुला कही गई, ये स्ट्रक्चर। अब इस ब्लास्टुला के बाद एक स्टेज और बनती है आपकी लाइकेज, इस तरह से स्ट्रक्चर। और इसमें आप देख पाएंगे इस तरह से लेयर का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से, ऐसे। तो इस अवस्था को आप क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला। क्या बोलते हैं भाई? गैस्ट्रुला अवस्था। ये जो अवस्था है ये गैस्ट्रुला अवस्था है। और इसमें बीच में क्या है? जिलेटिनस मटेरियल हो सकता है। अब यहीं पर आपको बातें कुछ समझनी है, ठीक है ना, यहीं पर आपको मैटर को समझना है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो समझदारी की बात है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये जो सेल टाइप का है, जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है आपको किनारे किनारे पर, इसको बोलते हैं हम लोग इक्टोडर्म। इक्टोडर्म यानी कि बाह्य त्वचा, ये आपकी बाह्य त्वचा हो गई। और जो ये जिलेटिनस है, मतलब तरल पदार्थ जैसा बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसको आप लोग मीजेनकाइम या मीजोग्लिया कहेंगे इसको। ठीक है ना, मीजेनकाइम या मीजोग्लिया कहेंगे। जब ये कैसा होगा? नॉन सेलुलर, अर्थात इसमें क्या होगा? सेल्स नहीं होंगी, नॉन सेलुलर अर्थात विदाउट सेल होगा ये, तब इसको क्या बोलेंगे? मीजोग्लिया। अगर यही सेलुलर लेवल का होगा तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीजोडर्म कहेंगे। कब? जब ये सेलुलर लेवल का होगा। ठीक है ना, मतलब कोशिकीय, मतलब इस तरह से, जैसे इसमें कोशिका है,
सेलुलर होगा तब इसको आप क्या बोलेंगे, मेसोडर्म। अगर नॉन सेलुलर होगा तब आप इसको मेसोग्लिया बोलेंगे। और लास्ट में आपको ये लेयर दिख रही होगी, ये इसको बोलते हैं इंडोडर्म, यानी कि जो अंदर पाई गई, ठीक है ना, इंडोडर्म अंतः त्वचा। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब यही आपके क्या है, 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब जिसमें मेसोडर्म नहीं होगी उसमें क्या होगा, मेसोग्लिया होगा। तो जिसमें इक्टो और मेसो पाया जाएगा उसको डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें इक्टो, मेसो और इंडो तीनों पाया जाएगा उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। इस बात को हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से फाइलम के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जीव जो हैं, वो जंतु जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और किस फाइलम के जीव जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इन्हीं तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि जर्म लेयर का फॉर्मेशन किससे होता है, जायगोट से, मारुला से, या किस अवस्था पर, ब्लास्टुला या फिर गैस्टुला। तो आप बड़े आराम से टिक्का मार के आएंगे गैस्टुला से, ठीक है ना। अगर वीडियो